ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस साहब जो थे, नोबेल पीस प्राइज विनर फ्रॉम बांग्लादेश, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे कि बिजनेसमैन और कॉरपोरेट लीडर को किस तरह से यह इम्प्लीमेंट करना चाहिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप सोचो कि ये बिजनेसमैन और जो बड़े बड़े अगर इस चीज का पालन करने लगे तो काफी ज्यादा सुख समृद्धि आ जाएगी। ऐसे ही कैपिटलिज्म से सुख समृद्धि आया ही है और भी आ जाएगा। गरीब से गरीब आदमी को भी सिक्योरिटी हो जाएगा, फूड का, हेल्थ का, एजुकेशन का। ओके, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मतलब आयरोनी है। मतलब दुनिया के लोगों के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर जो हैं दुनिया के, यानी सपोज कि टॉप का 25 वर्ल्ड लीडर, दुनिया के टॉप के 25 कंट्री जो जिनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, उनके 25 देश, 25 जो टॉप हैं उसके या तो राष्ट्राध्यक्ष जो भी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या 25 आदमी अगर बैठ के डिसाइड कर लेगा ना, और एक टेबल पर एक पॉइंट पर आ जाएगा कि भूखमरी नहीं रहना है, लड़ाई नहीं करना है, पूरा प्रोस्पेरिटी आ जाएगा, तो दुनिया में शांति छा जाएगी। 25 आदमी को एक खाली मन बनाना है बस। लेकिन ये मन बनाएंगे नहीं कभी। तो जैसे अमेरिका, रसिया, ये सब आ करके अगर हाथ मिला ले, चाइना, तो पूरा दुनिया में शांति छा जाएगा ना, सारा दंगा फसाद बंद। ओके, तो अब देखिए, तो इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि हम क्यों ये बात बोले, क्योंकि यह आयरोनी है आज के वर्ल्ड का कि एट प्रेजेंट दुनिया की जनसंख्या 7 अरब है और हम लोग फूड प्रोड्यूस करते हैं 10 अरब लोगों के लिए, बहुत सारा फूड वेस्ट करते हैं। 10 अरब लोगों का खाना साल भर में तैयार होता है, 7 अरब लोग हैं, अब फिर भी कितने लोग भूखे पेट रह जाते हैं? 3 अरब लोग भूखे पेट रह जाते हैं, भूखे पेट सोते हैं। 7 अरब लोग हैं, 10 अरब का फूड प्रोडक्शन होता है, फिर भी कितने लोग खाना खा पाते हैं? 4 अरब। बाकी का 6 अरब, क्योंकि 10 अरब के लायक खाना बन रहा था, 6 अरब खाना कहाँ गया? लोगों का नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, और उसके बहुत सारे तरीके और रास्ते, इसलिए बोल रहे 25 जो वर्ल्ड लीडर अगर बैठ के डिसाइड कर लेगा तो सब समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये हथियार की होड़ है, सबको अपना हथियार बेचना है, इसलिए लड़ना भी तो जरूरी है। इसलिए ये लड़ते हैं और हथियार का नुमाइश करते हैं और उसी का बिजनेस होता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा था? 3 सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा, पहली बात कि आप अपने प्रॉफिट का 1% हिस्सा, प्रॉफिट का, कमाई का नहीं, प्रॉफिट का 1%, गिव एटलीस्ट 1% ऑफ प्रॉफिट टू हेल्प दोज मोस्ट एट द नीड इन द सोसाइटी। 1% हिस्सा अपने प्रॉफिट का उस सोसाइटी के उन लोगों के लिए रख लीजिए जिनको सबसे ज्यादा नीड है, यानी वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे लोग, अपाहिज लोग, जिनका हाथ पैर टूटा फटा है, वृद्ध लोग, ओके, लाचार लोग, ऐसे लोगों के लिए। और अपने एम्प्लॉय को, ये पहला ही सिद्धांत बता रहे हैं, और अपने एम्प्लॉय को एनकरेज कीजिए कि सोसाइटी और कम्युनिटी के साथ वो इन्वॉल्व हो गए। जहां पर भी पॉसिबल लगे, कंपनी अपनी तरफ से अपने एम्प्लॉयज को पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एसिमुलेट होने के लिए सपोर्ट करे। कंपनी जो है डिस्करेज नहीं करे एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करे इस वे में कि वो सोसाइटी को गिव बैक कुछ दे सके। ठीक, जैसे कि फॉर इंस्टेंस गिविंग टाइम फॉर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। जैसे मान लिया जाए कोई एक स्वयं सहायता समूह बनाया गया किसी गांव, इसीलिए अभी इस गांव को गोद ले लेंगे, उस गांव को गोद ले लेंगे, आइडिया बहुत बढ़िया था, हर सांसद, हर प्रधानमंत्री ले लिया, इस गांव को गोद, उस गांव को गोद, आइडिया बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इंप्लीमेंट कितना हुआ? क्वेश्चन मार्क। अगर इंप्लीमेंट होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। तो यही कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जैसे कोई अगरबत्ती बनाने वाला कंपनी कोई लोकल है और उससे अगल बगल 2-3 गांव हैं, वो क्या करे, गांव में कबड्डी का प्रतियोगिता करा दे, या इस गांव के युवक, उस गांव के युवक, कबड्डी का प्रतियोगिता है,
जीतने वाले को 10,000 का इनाम और ट्रॉफी सर्टिफिकेट डीएम के द्वारा। क्या लगा कंपनी का? कुछ नहीं, 10,000 रुपया लगा और एक आयोजन में 1 लाख खर्च हुआ और उतना। लेकिन इसका लाभ कितना हो गया? बहुत ज्यादा लाभ हो गया। अब यह जो कबड्डी का मैच है, जो बच्चे खेले, उनके दिमाग पर इंपैक्ट क्रिएट कर देगा। लॉन्ग टर्म में साल दर साल उसका फायदा हो सकता है, उससे प्रभावित होकर के कुछ जो है सो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाए। हो सकता है उसको देख करके कुछ लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, और इस तरह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जो होलिस्टिक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, इससे आदर्श माहौल जो क्रिएट होगा, उससे क्या होगा, सारी परिस्थितियां जो स्थिति जो है एक अच्छे अच्छे फॉर ए गुड काउज और एक अच्छे वातावरण की तरफ ये मूव करेंगी। ठीक है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो गया, स्पोर्ट क्लब हो गया, इस तरह से, या कोई वृद्धाश्रम खोल दिया कोई कंपनी, ये हो गया, या किसी के लिए डिसेबल्ड अपंग अपाहिज लोगों के लिए कोई एक घर बना दिया अपना घर जैसा। ओके, तो इस तरह से कंपनियां कर सकती हैं और अपने कमाई का 1% प्रॉफिट जो है उसको सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा नीडी है उसके लिए रिजर्व कर सकती है। यह प्रिंसिपल दिया किसने? मोहम्मद यूनुस ने। दूसरा क्या उसने कहा कि अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कीजिए और उसको डेवलप भी कीजिए। किस चीज के लिए? टू असिस्ट इन देम रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल। जैसे बच्चा को नहीं पता है होता है कि हम क्या किस किस चीज के काबिल हैं, माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस का पैदा करे, तुम तो सब काम कर सकता है, अरे तुम सब काम कर, ऐसे बच्चा खुद से ही बोलता है हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पहले से ये प्रोग्राम्ड है। ह्यूमन जेनेटिक्स में, ये इवोल्यूशन में जूलॉजी पढ़ा रहे हैं लोग को, अपने स्टूडेंट्स को, उनको पता होगा, ये प्रोग्राम्ड है, पहले से प्रोग्राम होके आया वो। लेकिन मान लिया जाए किसी वजह से कोई डिमोरलाइज हो गया, कॉन्फिडेंस की किसी में कमी हो गई, तो ये उनके साथ रहने वालों का कर्तव्य है कि कोई भी चीज जो है आपके पहुंच से बाहर नहीं है, सब ह्यूमन के रीच में है। जो ह्यूमन ने बनाया, सोसाइटी, पॉलिटिक्स या कोई भी तरह की कंपटीशन, परीक्षाएं जो मैन मेड है, वो सब ह्यूमन के रीच में। जो आदमी नहीं बनाया है, हो सकता है वो उसके रीच में नहीं हो। सूरज चंद्रमा आदमी नहीं बनाया, उसके रीच में नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके आदमी चंद्रमा तक पहुंच गया और सूर्य के नजदीक भी जाके सूर्य का फोटो खींच के आया। अब सूर्य की सतह पर नहीं उतर सकता है, ये अलग बात है, वो नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्ति जो है अपने द्वारा बनाए हुई चीजों का, 1 सेकेंड मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रहना है। आ रही आवाज मेरी? यस सर। कहने का मतलब हुआ कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के अंदर विश्वास का पैदा करे, आत्मविश्वास की पैदा करे कि यह हो सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू इट इन अ पॉजिटिव वे। तीसरा उन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस कंपनी का, सीईओ, उसकी कमाई जो है कभी भी, ठीक है, उस फर्म में, उस कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम की एवरेज कमाई का 10 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर किसी कंपनी के जितने भी मुलाजिम काम करते हैं उन सब का एवरेज सैलरी मान लो 20,000 रुपया है, तो उस कंपनी के सीईओ की सैलरी 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका भी फॉलो नहीं होता है। ओके, देखो सीईओ, आपका अमेजन का सीईओ का कितना सैलरी है, अंबानी का कितना सैलरी है, देख लो। सैकड़ों करोड़ में सैलरी है लोगों का। आई बात समझ में? सो ये 3 प्रिंसिपल जो है अगर फॉलो करे कैपिटलिज्म, जो कि यूनुस ने दिया, तो कॉरपोरेट जो है अभी जो इसके ऊपर डेंजर है कि कम्युनिज्म का, और लोग अब उसकी तरफ, क्योंकि इससे बोर भी हो गया लोग, अब इसका महत्व तब पता चलेगा कैपिटलिज्म का जब वो कम्युनिज्म अपना लेगा। तब कम्युनलिज्म आ जाएगा, तब कहेगा अरे यार पहले ही ठीक था। तो एकदम पूरी तरीके से ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बहुत सारे क्या है, डिमेरिट्स भी हैं। ओके, तो
लेकिन कॉर्पोरेट के कैपिटलिज्म के ऊपर जो डेंजर है, उसको अच्छे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करके, और इसी से कंपनी, किस कंपनी में CSR कितना है, CSR इंडेक्स कितना फॉलो कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना है कर रहा है वो, उससे उस कंपनी की पहचान हो जाती, कौन सा कंपनी कितना खर्च कर रहा है इस पर, उससे उसका उतना क्रेडिबिलिटी मार्केट में, उतनी वैल्यू, इतना विश्वास, इतना भरोसा लोगों के ऊपर फिर होता है। तो ये 3 प्रिंसिपल मिला करके, ये जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को डेंजर से बचा लेंगे, जो यूनुस साहब ने दिया, नहीं बचाने के लिए वो भी काफी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इन तीनों को फॉलो करेंगे तो भी एक कॉर्पोरेट आपका कैपिटलिज्म को फिर से लोगों का उस पर भरोसा कायम होगा लोगों का। और सिर्फ वही नहीं, अब देखिए जैसे यहाँ स्पॉन्सरशिप, अब इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सब भी काम किया जाता है कंपनी के द्वारा। स्पॉन्सरशिप यानी अपने एम्प्लॉय के बच्चों के को, या समाज में पल रहे गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, उन सबको स्पॉन्सर कर दिया गया पढ़ाई के लिए, या तो उनके पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या कोई घर नहीं है तो उसको छत, या कुछ सामान नहीं है, पानी नहीं है तो नल, इस तरह से स्पॉन्सर करके उसको एक आप सपोर्ट कीजिए। एक ये हो गया, ये करती है कंपनी स्पॉन्सरशिप भी। सिंसियरिटी है, यानी जो भी काम कर रहे हैं लगन के साथ, दिल लगा के साथ, उसमें फिर ये नहीं, सोशल वर्क जो भी कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से अच्छे से कर रहा है, नहीं तो बाद में वो पकड़े भी जाएंगे। और एक बार पकड़े जाएंगे तो अगर मान लो आपने कुछ 6-5 किया यहाँ, ठीक है, तो पकड़े गए तो आपका, चूंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा एक अगर 6-5 कर ले, पूरा टाटा का इमेज खराब हो जाएगा। तो उसमें वो कोई भी ये नहीं बर्दाश्त करते हैं, वो जो सेट रूल्स हैं, एथिक्स है, जो गाइडलाइन उन्होंने बना दिया, उसको चेकलिस्ट की तरह, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, इस तरह फॉलो करते हैं। तो इस तरह से काम जो है बखूबी अच्छे से संपन्न होता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पेड़ लगाना है, नदी की सफाई कर दिए, रोड के किनारे ये करवा दिए, वो करवा दिए, बस स्टैंड को, तो इस तरह से कंपनियां करती हैं। लेकिन इसके बदले में तुम देखोगे कि बड़े बड़े शहरों में, मान ले HDFC बैंक जो है, क्या किया कि बोर्ड लगा दिया, थाना थाना लिखा हुआ है, पुलिस थाना, और उसमें HDFC का लोगो भी लगा हुआ है। दैट मीन्स कि वो बोर्ड जो है HDFC अपने तरफ से स्पॉन्सर करके थाना में लगाया है। तो उसके नीचे HDFC का लोगो भी लगा रहेगा और पुलिस थाना लिखा रहेगा। ओके, तो या लंगर का आयोजन कर दिया, इस तरह से खाना का भूखे लोगों का, या अक्षय पात्र जैसी संस्थाएं जो बच्चों को मिड डे आहार मील मुहैया करवाती हैं, वहां पर डोनेशन दे दिया, या कोई प्राकृतिक आपदा आई, भूकंप, पड़ी इस तरह की सुनामी, उसमें अपना इतना करोड़ दिए, इतना ये दिए, उस समय करते भी हैं कई लोग, हम योगदान दिए। ठीक है, अब गुड एथिकल प्रैक्टिस ये भी है, फॉलो करेंगे कॉर्पोरेट सोशल, अब ये अपना कानून लिखेगा, हमको ये करना है, ये करना है, करना है। और इंटीग्रिटी, अपने सभी एम्प्लॉइज के साथ सामंजस्य का बना करके, ओके, इवन कंपनी के जो नेबर्स हैं, कंपनी के अगल बगल, अब कोई कंपनी धुआं छोड़ रहा है चिमनी से, तो उसके पड़ोसी जो बर्दाश्त किए हुए हैं उनके प्रति उनको थैंकफुल होना चाहिए कंपनी को, उनको अच्छा पानी, अच्छा ये सब मुहैया कराना चाहिए उनको। ओके, सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना, यानी जितना पानी वो, मान लिया जाए कि एक कंपनी है, ये मान लो 1 लाख गैलन पानी डेली इसका फैक्ट्री में कंज्यूम हो रहा है, और बदले में 80,000 लीटर पानी इसका निकल रहा है, क्योंकि पानी 1 लाख गैलन अगर खपत है तो सारा तो खपत नहीं, कुछ निकलेगा भी, और निकलने वाला जो पानी है उस पानी में बहुत सारे जहरीले पदार्थ, इम्प्योरिटीज, कार्बन और इस तरह के कंपनी का कचरा सब भरा हुआ है। और वो कंपनी अगर इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, उस पानी को खुले पानी के स्रोत जैसे नदी तालाब में छोड़ दे, या जमीन पर बहा दे इस तरह से, तो क्या होगा, लैंड एरिया वहाँ का और वाटर बॉडी सब पॉल्यूट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, और हमारे नॉर्मल पब्लिक के कंजम्पशन के लिए वो नहीं बचेगा। तो यह कंपनी को नहीं करना है। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब जितना आपने पर्यावरण से लिया उसको आप रिटर्न करोगे इन दैट कंडीशन, जितना मैक्सिमम आपसे संभव है आप करोगे। यानी पानी जो भी आपके बाहर वेस्ट से निकला, क्योंकि कंपनी का फैक्ट्री का वेस्ट में बहुत सारे हजार्डस सब्सटेंस होते हैं,
ओके, तो उस सब को क्या करते हैं ये लोग, आगरा के किनारे रहने वाले जितने भी चमड़ा उद्योग के कारखाने हैं सब, कानपुर में रह के किनारे, गंगा के किनारे रहने वाले चमड़े के सारे उद्योग हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री का सारा पानी उड़ेल दिया नदी में। एंड दिस इज द डेथ ऑफ ए, मतलब ये नदी जो का क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है नदी इससे। डेथ ऑफ ए रिवर सिस्टम। यमुना जो है दिल्ली के पहुंचने के पहले ही डेथ हो जाती है। यमुना का जो पानी ग्लेशियर से आपका ग्लेशियर से चला, वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, समझ गए। गंगा जी का जो पानी ग्लेशियर से चला वो इलाहाबाद से पहले तक में खत्म हो जाता है। वहां पर अब उसके बाद सब कचरा है और यमुना मिला वो सब, और सारा हर शहर का जो नाली मिला उसमें, फैक्ट्री इतना सारा सब उसमें गया, वो आपको आ रहा है। और बीच बीच में कुछ कुछ सहायक नदियां, कोसी, घाघरा, गंडक, ये सब मिलती गई, तो फिर पानी डाइल्यूट हुआ। कहने का मतलब आपका कर्तव्य बनता है जब कंपनी, आप इतना नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज किए तो आप उसको रिटर्न बैक करो। ये हो गया रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करो, कचरा कम उत्पन्न कीजिए, जहां पर आपको लग रहा है कि काम इससे चल जाएगा क्यों वेस्ट करें, आप उस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म आप प्लान बनाइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान, जैसे कि आज हम पेड़ लगाए, 20 साल के बाद ये पेड़ छायादार हो जाएंगे, तो वह ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देंगे। आपने पेड़ आज लगाया तो आज से ही ऑक्सीजन तो दे रहा है, लेकिन उतना ज्यादा तो दे नहीं रहा है, बहुत ही कम अमाउंट पे। पेड़ जब बड़ा होगा, उसका तना विशाल होगा, उसकी शाखाएं विशाल होंगी, पत्तियां हजारों लाखों हो जाएंगी पेड़ पर, तब वो जो ऑक्सीजन छोड़ेगा वो फिर जो है सो रियल कंट्रीब्यूशन होगा। तो आज लगाए तो 20 साल के बाद ऐसा होगा, तो अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोच के चलिए, वाटर बॉडी का भी। ओके, तो इस तरह से कंपनियां अलग अलग, इतना ही नहीं है, हर कंपनी और भी 4 प्रोग्राम तुमको जो दिमाग में लगे समाज के लिए ये अच्छा कंपनी कर सकती हो, उसको भी ऐड कर सकते हो इसमें। ओके, समझ में आया इतना चीज? यस सर। यस सर। चलो तो ठीक है, सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे आपको इसी चीज को थोड़ा आगे, और एथिक्स का प्रिंसिपल आपको बताएंगे। और इसके नोट्स को जो आप कह रहे हैं कि पॉइंट वाइज ये आपको मिलेगा, ये नोट्स को मैं जो लिखा हूँ इसको आई विल एक्सप्लेन 1 by 1, ये पॉइंट से। अभी तो मैंने आपको पिक्चर एक्सप्लेन कर दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे टॉपिक में। क्लियर? तो सैटरडे को होगा नेक्स्ट क्लास सर? नहीं, सैटरडे नहीं, संडे को, एवरी संडे, संडे सेम टाइम। ओके। और हाँ, आज सेमेस्टर 2 वाले हैं जिनका वो एएसी पढ़ाना है, मैं कल एएसी पढ़ा दिया था, आज मेरे को कहीं जाना है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। सैटरडे आज शाम वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं मैसेज डाल दूंगा, मैंने पहले सोचा था ले लूंगा। एनीवे, अरे ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। इसको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है। ओके, बड़े बड़े शहरों में पानी को कैसे पिया, मुंबई जैसा बड़ा शहर है, वहां पर करोड़ों की जनसंख्या है, उस करोड़ों की जनसंख्या को पीने के लिए अगर रोज नया साफ पानी जमीन खोद के निकालेगा, ये संभव है? वाटर टेबल तुरंत क्या करता है, लार्ज रिजर्वायर जो है, वाटर बॉडी जो है, बड़े बड़े लेक जो है, मुंबई में ज्यादातर पानी जो है मीठी नदी से आता है, ज्यादातर नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मीठी। पूना में जो है खड़गवासला लेक से आता है, उसको ट्रीट किया जाता है पानी को, केमिकल प्रोसेस है, उसके दौरान पहले छाना गया, ट्रीट किया गया, क्लोरीनेशन किया, ठीक है। कैसे आरओ में पानी साफ होता है। ओके, तो आरओ तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रक्रिया है, तो एक क्रूड मेथड से उसको साफ किया जाता है और उसको फिर से वाटर बॉडी में ऐड कर दिया जाएगा साफ करके। समझ रहे हो बात को? कोई हर इंडस्ट्री का ये फर्ज है, ये तभी उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है कि आप अपने फैक्ट्री से निकलने वाले पानी का क्या करते हैं, कैसे उसको आप छोड़ते हैं। तब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक उसका वो सही उपचार नहीं बताएगा कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो कागज पर ही धरा रह जाता है। और कंपनी फिर बाद में लापरवाही करती है, वो कैसे भी अपना जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको छोड़ देती है। अगर कोई समाज का जिम्मेदार व्यक्ति के या कोई अच्छा पत्रकार का नजर पर आ रही तो पर्यावरण कानून का उल्लंघन कर रहा है कंपनी,
क्योंकि उसको ये सब चीज मानने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी पानी साफ करने के लिए उसको फिर एक्स्ट्रा प्रोसीजर, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, उस पर उसका पैसा खर्च होगा। ओके, तो क्या करता है, कचरा को सीधे छोड़ दिया अपना पैसा बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है कंपनी को। आप समझ में आया? यस सर। और कोई सवाल है किन्हीं का? नेक्स्ट क्लास सर संडे को है। सेम डे सेम टाइम, क्योंकि मेरा सारा टाइम, असाइनमेंट मेरा असाइनमेंट टॉपिक क्या रहेगा सर? असाइनमेंट कोई भी इसका सिलेबस से चुन लो। अभी जब ये यूनिट 1 खत्म होगा तो मैं इसका नोट जब शेयर करूंगा PDF, उसमें देख लेना। असाइनमेंट 6-7 असाइनमेंट है, कोई भी एक अपने मन से सेलेक्ट कर लेना। सर वो तो आप दीजिएगा। मैं दूंगा तो एक दे दूंगा ना, तो सबका एक जैसा हो जाएगा। या एक रुको, अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी सर एक। देखो, असाइनमेंट आप हमको नहीं जमा करोगे, मेरे लिए संभव नहीं है कि पूरे कॉलेज के हर, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या?